फिलामेंट थ्योरी से ही मैं मतलब ऑलमोस्ट उसी पे ही हम ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी वाले पार्ट को विल ट्राई कि हम इसको शॉर्ट में निपटा लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सारे बच्चे नहीं आए ना अभी? नो मैम। बट आई थिंक आने लग रहा है। तो देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आप लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो आता है वो आता है मस्कुलर वाले पार्ट पे। तो हमको आज की क्लास में मेजरली फोकस करना है मसल्स के ऊपर। तो आई ट्राई कि मैंने आपको एक बार एनिमेशन से दिखा दूं। मैम ये शॉर्ट नोट्स है क्या? हाँ, ये शॉर्ट नोट्स है। आप लोगों के पास अवेलेबल तो है ही सब? हाँ मैम है। यस मैम। आ गए सब? देखो, मसल्स का हमको काम पता ही है क्या होता है एग्जैक्टली हमारी पूरी बॉडी को मूव कराना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैम लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होती है, मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती। मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती। वेरी गुड, एग्री कर रहे हैं सब इस डेफिनेशन से। लोकोमोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, बट मोशन मूवमेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एक ही जगह पे बैठे बैठे खड़े खड़े आप लोग अगर अपनी बॉडी को मूव करा रहे हो वो मूवमेंट है। एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहे हो तो वो आपका लोकोमोशन है। ठीक है, लोकोमोशन। तो अब लोकोमोशन के अंदर हमको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर सबको याद है अच्छे से? यस मैम। अच्छे से याद है? चलो इतना आपको याद होगा। लेट सपोज हमने आप वहां पे पढ़ा था कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आएगी, तो स्टिमुलस आती है। लेट सपोज हमारे पास इशिका है, इशिका को क्या हुआ, अचानक से एक उसने बहुत पॉइंटेड सा ऑब्जेक्ट पे उसका हाथ लग गया। तो जैसे उसका हाथ वहां पे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे टच करेगा तो एकदम से हाथ हटाती है या नहीं हटाती है? यस मैम। यस मैम। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप की न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेके जाती है आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, और एक वहां से मोटर न्यूरॉन आती है जो कि मैसेज लेके आती है, एक ऑर्डर लेके आती है कि इशिका को एग्जैक्टली करना क्या है। तो इशिका ने अपना हैंड मूवमेंट कराया, तो वो मूवमेंट का सिग्नल न्यूरॉन लेके आई, और वो सिग्नल उस न्यूरॉन ने लाके किसको दिया होगा, इशिका की हैंड की मसल्स को दिया होगा ना मूवमेंट। यस मैम। और फिर उन मसल्स ने किसका मूवमेंट कराया, बोन्स का मूवमेंट कराया ना, मसल्स का मूवमेंट नहीं हुआ ना। नो मैम। मोटर न्यूरॉन आई, सिग्नल उसने किसको दिया, मसल्स को दिया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी बोन्स मूव करी। तो बोन्स और मसल्स के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है? मैम टेंडन्स। टेंडन्स।
बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं आपके टेंडन। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है? मसल को बोन टू बोन, बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट, और आपका टेंडन कनेक्ट करता है आपकी एक बोन को एक मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। तो हमने वो सिग्नल जो न्यूरॉन्स का जो सिग्नल है, अब हमको पता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में सिग्नल किसके थ्रू जाता है? केमिकल ट्रांसमिशन होता है। हाँ मैम। पढ़ा है केमिकल ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन क्या करती है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते थे। यस मैम। यस मैम। तो एक न्यूरॉन ने वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बीच वाले एरिया में आ जाते थे, और फिर वो सिग्नल किसको देते थे? दूसरी न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे रहते थे, उन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड कर जाते थे। सबकी आवाज आ रही है बेटा? ऐसे ही होता था। फिर दूसरी न्यूरॉन के अंदर डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सब स्टार्ट होने लग जाता था। अब सेम क्या होगा, वो लास्ट न्यूरॉन जो आपकी मसल से कनेक्टेड, जैसे ये मेरा हैंड है, ये मेरा न्यूरॉन का टर्मिनल वाला पोजीशन, और इधर ये मेरा जो हैंड दिख रहा है, ये मेरा हैंड है क्या है? मसल्स। तो इसको सिग्नल किसको देना है? मेरी मसल्स को देना है। तो अब क्या कैसे देगी ये सिग्नल मेरी मसल्स को? तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा कि ये अपने आउटर मीडियम में एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी। वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स किसके ऊपर है? मसल सेल्स। मसल्स की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स सिग्नल को रिसीव कर लेंगे, मतलब उसने देखा कि भाई हमारे पास रिसेप्टर्स आके बाइंड कर गए, तो क्या होता है? डीपोलराइजेशन जैसे न्यूरॉन में होता था, सोडियम चैनल ओपन हो जाते थे, तो सोडियम अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और सोडियम चैनल ओपन होते बहुत सारे सोडियम मसल्स की सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो मसल्स की सेल्स के अंदर आएंगे, तो हमारी मसल्स के अंदर एक स्टोरेज हाउस है कैल्शियम का, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम है। उसको सिग्नल मिलेगा कि सिग्नल आ चुका है, सोडियम की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सेल के अंदर, तो वो अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा। और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में भी और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। तो जैसे ही कैल्शियम वहां से रिलीज हुआ, फिर आपका मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। अब वो कंट्रैक्शन होता कैसे है, वही पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारी मसल्स दिखती कैसी है। ठीक है, चलो इस एनिमेशन में देखो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा मसल के अंदर ही प्रेजेंट है ना? हमारी एक नॉर्मल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स और प्रोटीन बनवाता है, और ऐसे ही जो मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो मसल्स के अंदर ही, मसल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। मैम आई हैव डाउट दैट इन स्मूथ मसल्स में सेक्रोमियर एंड सेक्रोलेमा होता है। बेटा स्मूथ मसल्स तो इनवॉलेंट्री होती है ना, वो तो आपके अकॉर्डिंग मूव करती नहीं है, तो वहां पे तो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इस एनिमेशन को देखो ध्यान से। सबसे पहले मसल्स वाला एनिमेशन देखना। अब इन्होंने डायरेक्टली एक्टिन फिलामेंट से दिखा दिया ये। ये जो मैंने अभी न्यूरॉन वाला बताया ना, कुछ कुछ वो समझाने की कोशिश थी। लास्ट वाला न्यूरॉन है जो आपकी मसल से कनेक्टेड है। मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रही है, सिग्नल किसको देगी? मसल्स को। ये मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड आपकी मसल से। अब इस वाले डायग्राम को ना एक बार अच्छे से देखना, यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं को। ये आपका जो एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा पैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक पूरी मसल्स है, और ये पूरी की पूरी मसल्स कवर्ड होती है एक लेयर के थ्रू। दैट लेयर इज नोन एज एपिमाइसियम। पूरी की पूरी एपिमाइसियम के थ्रू कवर्ड होती है, और इस पूरी मसल्स के अंदर आपको छोटे 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 बंडल्स दिख रहे हैं। इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स,
फेसिक्यूलाई हम इनको बोल देते हैं। उन फेसिक्यूलाई के अंदर और आपको छोटे छोटे, जैसे ना ये पिंकिश कलर वाले दिख रहे हैं आपको ये बंडल, और उसके अंदर और छोटे छोटे हैं मसल्स फाइबर्स हैं ये फेसिक्यूलाई, और उसके अंदर मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर ही मसल्स की एक सेल है, ठीक है। मसल्स फाइबर्स आपकी मायोफाइब्रिल से मिलके बनी होती है, मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट्स भी हम उसको बोल देते हैं। तो एक पूरा का पूरा बंडल है, पूरा, और ये पूरा का पूरा बंडल किसके थ्रू कवर्ड है, एपीमाइसियम के थ्रू। फिर इसके बाद इसके अंदर छोटे 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 फेसिक्यूलाई आपको दिख रहे हैं, पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक पैकेट जो पिंक वाली मेम्ब्रेन है ना, पिंक वाली मेम्ब्रेन है आपकी पेरीमाइसियम, और फिर इसके अंदर जो मसल फाइबर है, इन मसल्स फाइबर्स की कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। 3 कवरिंग है, सबसे बाहर वाली एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, और फिर एंडोमाइसियम। अब ये जो एक मसल फाइबर है ना, ये मसल सेल है, ये पूरा का पूरा एक यूनिट बनाती है। अब इसी को आपको ये डिटेल में दिखाएंगे यहाँ पे। टर्मिनोलॉजी सार्कोलेम, जो आप बता रहे हो वो एक बार ही क्लियर नहीं है थोड़ी सी। क्या बेटा? मैम जो आपने टर्मिनोलॉजी बताई फैसिकल और फेसिकुलाई वाली, वो वाली एक बार ही क्लियर कर दीजिए प्लीज। जो ये हमारे पास ये बंडल्स दिख रहे हैं ना आपको, एक पैकेट जिसके अंदर छोटे 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 आपको डॉटेड डॉटेड लाइंस दिख रही है, इस एक बंडल को हम फेसिकुलाई बोलते हैं, मसल्स फेसिकुलाई, ठीक है। और इन मसल फेसिकुलाई के अंदर जो ये आपको ऑरेंजेस कलर से अभी दिख रहे थे, ये आपके मसल फाइबर है या फिर मसल्स के सेल्स हैं। ऑल राइट मैम। ये सिग्नल देखो, ये क्या आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। किससे आएंगे, साइनेप्टिक वेसिकल से आए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से। साइनेप्टिक वेसिकल से आए न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और देखो ये कैसे अंदर, इसको वापस से देखना एक बार क्या हुआ है। रिसेप्टर्स लगे हुए हैं ना सार्कोलेमा के ऊपर, ये रहे, और इन रिसेप्टर्स के थ्रू देखो ये जो आपकी मसल सार्कोलेमा है ना, इसके अंदर ऐसे टी ट्यूबुलिन होता है, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं, और इन फोल्डिंग्स के थ्रू क्या होता है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर आ रहे हैं सारे के सारे, और यहीं से आपके सोडियम्स अंदर आएंगे, ये देखो, और अंदर आपका सार्कोप्लाज्म होता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। अब आपको एक चीज पता है कि जब भी हम मसल्स के अंदर देखते हैं, तो मैंने आपको टर्म बोला था मसल्स की सेल, मसल्स की सेल्स को हम मायोफिलामेंट भी बोल रहे हैं। वो मायोफिलामेंट 2 टाइप के होंगे, एक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट, एक थिन और एक थिक। एक्टिन फिलामेंट कैसा है, थिक या थिन? थिन है मैम, थिन है मैम, थिन है। और एक है हमारे पास मायोसिन, मायोसिन कैसा है, ठीक है वो। मायोसिन थिक फिलामेंट है, ठीक है, वो याद रखना है। अभी यहाँ से आगे से आपको मूवमेंट दिखाएंगे। देखो समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, वो जो कैल्शियम रिलीज होके आए ना, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कैल्शियम आके बाइंड कर गए मायोसिन के पास। एक साइट है यहाँ पे, इनके पास एक साइट है जिसको हम बोलते हैं टीपीसी साइट, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। 3 साइट होती है वहां पे, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। अगर आप लोगों ने डिटेल में तो पढ़ा होगा ना सबने चैप्टर्स, किसी को ये तो नहीं लग रहा है टीपीसी टीपीटी ये सब क्या है। तो वो जो टीपीसी, मतलब एक ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन के अंदर 3 साइट्स होती है, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। तो वो टीपीसी है ना, टीपीसी उससे कैल्शियम आके बाइंड करता है। जैसे ही उससे कैल्शियम आके बाइंड करता है ना, आपका यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाता है, और वो अपनी जगह से हट जाता है। उनको हम अपनी जगह से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे प्रेजेंट है ना, वहां पे आपके दूसरे फिलामेंट को आके बाइंड करना है, मतलब किसी साइट को छिपा रहे होते हैं। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन किसी साइट को छिपा रहे होते हैं, तो हमको उनको वहां से अपनी जगह से हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, टीपीसी से बाइंड करेगा। जैसे टीपीसी से बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते ही वो अपनी जगह से हट जाएंगे, और आपकी साइट फ्री हो जाएगी बाइंड करने के लिए। अब देखना, ये ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स है, ये देखो ये बाइंड कर रहा है यहाँ पे।
पहले एक बार एनिमेशन देख लो, फिर मैं आपको डायग्राम्स बना के समझाती हूँ। क्रॉस ब्रिज बन गया है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनता है, अब इससे देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ए बैंड, आई बैंड। अच्छा, ये ए बैंड, आई बैंड ये सब क्या होता है? इनमें भी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। किसी ने यस बोला, किसी ने नो बोला। चलो बस इस एनिमेशन को इतना ही रखते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट पे। देखो, अब वो जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी एक बोन है, ठीक है। बोन से ही कनेक्टेड होते हैं क्या आपके मसल्स? किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ये आपका एक मसल है। इस मसल के अंदर ऐसे छोटे छोटे ये बंडल्स हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फेसिकल। इन फेसिकुलाई के अंदर भी ऐसे छोटे 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 मसल स्ट्रक्चर्स फाइबर्स। हैं, जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स या फिर फाइब्रिल या मायोफिलामेंट भी बोल देते हैं। तो ये जो ग्रीन वाली लेयर है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे कवर कर रहा है ये पूरा। इसको हम बोलते हैं सबसे बाहर एपिमाइसियम, ठीक है। ये जो ब्लू वाली कवरिंग है, दिस ब्लू वन कवरिंग इज पेरीमाइसियम, ठीक है। और एक मसल फाइबर को जो कवर कर रही है, ये जो रेड से मैं बना रही हूँ, इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। और दो फेसिकुलाई को, दो बंडल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है एक कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम बोलते हैं फेशिया। बताओ, ये वाली टर्म्स क्लियर है ना सबको? यस मैम। इसके अंदर क्या आ रहा है? अब ये जो हमारे पास मायोफाइब्रिल है, यही मायोफाइब्रिल दो टाइप के होते हैं आपके, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट कौन सा होता है? मायोसिन। मायोसिन। और थिन एक्टिन होता है। ये दोनों फिलामेंट ऐसे फिलामेंट है जिनके अंदर पावर है क्या करने की? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी हम इसको बोलते हैं। थिन के अंदर इसके अलावा दो और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, बिकॉज ये किसका काम करता है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का फंक्शन ये परफॉर्म करता है। जबकि थिन और आपका थिक मतलब मायोसिन और आपकी एक्टिन, ये दोनों कैसे है? कॉन्ट्रेक्टाइल एग्जैक्टली, ये आपके दोनों के दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। तो अब आपको याद रखना है कि जो आपका थिन वाला है, तो थिन वाले के अंदर क्या होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। इसके अंदर एक जी एक्टिन होता है और एक होता है एफ एक्टिन। G stands for globular और F stands for फाइब्रिल। G for globular, F for fibrous। तो पहले क्या होता है ना, ये ऐसे छोटे 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 ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, और फिर ये ग्लोब्यूल्स मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर जाते हैं, और पॉलीमराइज करके ऐसे फाइब्रस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। ये देखो, ठीक है। तो ये आपका बन गया कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। इसी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के अंदर आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। जैसे ये देखो, ये जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, ये ग्रीन वाला इज योर रेगुलेटरी प्रोटीन। प्रोटीन। कौन सा वाला? ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन?
ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन है, ठीक है। ये ट्रोपोमायोसिन, और एक और है कौन सा हमारा, ट्रोपोनिन, जो कि 3 होता है ये ऐसे। ये देखो, अब ये 3 में क्या है, ये आपके 3 टाइप के हैं, टीपी, अरे टीपी, टी, टीपी सी एंड टीपी आई, ठीक है। आई। अब क्या होगा, रेगुलेशन का मतलब होता है जागृति रेगुलेट करना। जो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा उसको रेगुलेट करने का ही काम करेंगे। जो टीपीसी है ना, ये टीपीसी वो साइट है जो कि आपकी, जिससे आके आपके कौन बाइंड करेंगे, कैल्शियम बाइंड करेंगे। टीपीटी वो साइट है जो ये आपके ट्रोपोनिन से कनेक्टेड है। मतलब ये जो ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, टीपीटी के थ्रू। तो यहाँ पे टी रिप्रेजेंट फॉर ट्रोपोमायोसिन, और टीपीआई क्या है, टीपीआई है आपका जो इनहिबिट करेगा किसको, एक्टिन को। एक्टिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करने की कोशिश करता है ये, क्योंकि इस टीपीआई के जस्ट ऊपर की साइड ही प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन या फिर मायोसिन, एक्टिन। एक्टिन एक्टिन होती है मैम। एक्टिन के ऊपर ही एक्टिन बाइंडिंग साइट, मैम मायोसिन होगा ना, मायोसिन बाइंड मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी ना यहाँ पे, क्योंकि मायोसिन आके बाइंड करेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ओके तो मैम। फिर से देखो, थिन फिलामेंट है, थिन में आपका जी और एफ। जी और एफ क्या है आपका, ग्लोबुलर, और एफ है आपका फाइब्रस, ठीक है। त्रिशा कर दिया बेटा जूम। तो जी ग्लोबुलर शेप में है, मैग्नीशियम के आयन के प्रेजेंस में पॉलीमराइज होके ऐसे आपका फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर उसके ऊपर 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स और कनेक्टेड होता है, एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जो होता है वो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। टीपीटी वो साइट जो ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड, टीपीसी जिससे कैल्शियम आगे बाइंड है, टीपीआई एक इनहिबिटरी साइट होती है एक्टिन की, याद रखना है। और इसी के पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट भी है। तो अब सिंपली क्या करना है, अब एक बार मायोसिन को देख लो। मायोसिन जो होता है ये आपका, इसकी सिंगल फॉर्म क्या होती है, इसकी सिंगल फॉर्म होती है मायोसिन। मतलब सिंगल फॉर्म, या फिर इसको मोनोमर भी बोल देते हैं। किसका मोनोमर, मीरोमायोसिन है। अब ये क्या है, इसके अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो इसको एक हेक्सामर बोल सकता है। यस मैम। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब 6 में से कितनी कितनी होती है, 2 एंड 4। 2 चेन कैसी होती है, 2 हेड होती है, और 4 लाइट होती है, लाइट चेन होती है, ठीक है। ये याद रखना है। और दिखता कैसे है ये, ऐसे सांप की तरह। सांप की तरह दिखता है। ये क्या है नीचे, ये एलएमएम। व्हाट इज एलएमएम, लाइट और ये ही इसका टेल वाला पार्ट है। यस यस मैम। और ये एचएमएम हैवी हेड है। ये इसका हेड वाला पार्ट है। Head. यही क्रॉस ब्रिज बना रहा है। यस इसके Yes, ऊपर ma'am. ही 2 साइट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 2 साइट प्रेजेंट है। एक साइट वो है जिससे एक्टिन बाइंड करेगा, Actin. एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक साइट है एटीपीएस साइट है। अब देखो, अब क्या होगा, सिंपल। अब आपके दिमाग में ना थोड़ा थोड़ा सा वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रिलेट करना शुरू कर दोगे आप लोग। होगा क्या एग्जैक्टली, देखो अच्छा, वो सार्कोमियर बनवा के दिखाऊं आपको, या वो आता है आपको बनाना। मैम एक बार बनवा दो, उसके जोन्स क्लियर नहीं होते। थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ अभी।
साइड वाले चीजें, बट ध्यान से देखना। ऐसे दिखता है ना कुछ? यस मैम। कितने सार्कोमियर है इधर? 3 दिख रहा है ना, क्योंकि ये है ना, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा ये। तो अब देखो, ये जो येलो वाला मैंने बनाया ना, ये है आपकी जेड लाइन। जेड लाइन। ठीक है, एक जेड लाइन है। इन्हीं के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है एम लाइन। एम लाइन प्रेजेंट होती है। टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। और ये है हमारा इधर आपका, दिस इज योर हैवी वाला पार्ट। ऐसे बनता है ये आपका हैवी वाला पार्ट। हैवी वाला पार्ट है, मतलब ये मीरोमायोसिन है ना। यस अब मैम। देख रहे हो, ये हेड में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये चेन हुआ ऐसे सांप जैसे चेन, और ये बाहर इसका ऐसे हेड निकला हुआ है। ये वो हेड निकला हुआ है जिसके ऊपर कौन कौन सी साइट है? 2 साइट है ना, एक तो ATP एक्टिन बाइंडिंग। बाइंडिंग साइट है और एक एटीपी वाली साइट है। वो वाली साइट हमको दिख रही है। मैम जो आपने इसका हेक्सागन बताया शेप, वो क्या है, मतलब समझ नहीं आया उसका। क्योंकि 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर। कौन सी? 2 हैवी और 4 लाइट चेन। तो ये एक हेक्सामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे हेक्सामर बनाता है, ऐसे ऐसे बनता है ना अच्छा, हेक्सामर। मैं शेप समझ रही थी। हाँ, इस फॉर्म में। और ये ऐसे बनता है ना। यस मैम। यस मैम। वैसा डायग्राम पहली बार देखा। नहीं होता क्या डायग्राम? वैसा नहीं बनवाया था मैम ने, सिर्फ सिंपल बनवा दिया था खत्म। अच्छा चलो देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, एंड कर लेते चलो। ये पूरा वो पार्ट है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैवी वाला फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है ना। तो इसका नाम क्या Yes, होगा ma'am. जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा? एच जोन। H zone. ये आपका एच जोन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक वाला पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये वाला जोन, ये वाला इधर, जिसमें सिर्फ थिन वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे आई जोन। और ये वाला पार्ट जिसमें आपका देखो थिक भी है और थिन भी है, दोनों है, इसको बोलेंगे ओजोन को ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जोन, ओजोन। बताओ, ये समझ में आया? यस मैम। अब एक तो आई बैंड हो गया, आई फॉर आइसोट्रॉपिक, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का फिलामेंट प्रेजेंट है, सिर्फ एक टाइप का। अब एक जोन होता है, मतलब एक बैंड होता है यहाँ पे, ए बैंड, ए फॉर एन आइसो। आइसो मतलब सेम, एक ही टाइप का, एन आइसो मतलब 2 टाइप के जोन्स प्रेजेंट है। तो कहां से कहां तक होता है एन आइसो वाला?
बीच से ग्रीन जो से दो तो center मतलब आपने ग्रीन लाइन बनाई है ओजोन से लेकर दूसरे वाली साइड तक। ओजोन तक। यहाँ तक आ रहा है समझ में कौन सा बनाया मैंने? यस मैम। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये कौन सा है? दिस इज योर ए बेंड। ए फॉर अनाइसोट्रॉपिक। अनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि इसके अंदर आपका थिक भी आ गया, थिन भी आ गया, दोनों आ गया, है ना। तो अगर मैं ए बैंड को लिखूं तो ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना भाई, देखो ए के अंदर क्या आ रहा है? एक तो पूरा एच जोन आ रहा यस है ना, मैम। और दो ओ जोन आ रहे हैं, एक इधर वाला ओ और एक इधर वाला। यस मैम। ए बैंड के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है? या फिर इसके अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो आपका आई बैंड है, आई बैंड इधर वाला है, तो आपका जो थिन वाला फिलामेंट है, उस थिन वाले फिलामेंट का हाफ वाला पार्ट, नहीं वो तो आपका सार्कोमियर में आ जाएगा, चलो इस वाले पार्ट को छोड़ दो। इसको इतना याद रहेगा O प्लस H प्लस O ए बैंड के अंदर। यस मैम ओजोन क्या है? ओजोन वो जोन है बेटा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जोन वो जोन जिसके अंदर देखो थिन वाला भी आ रहा है और थिक वाला भी आ रहा है, दोनों जोन्स आ रहे हैं। Okay, ओवरलैप मतलब जहां पे वो ओवरलैप कर रहा है। और ए वाला वो हो गया जिसमें आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, जिसमें आपका एच जोन भी आ रहा है और दोनों साइड के ओ जोन मतलब ओवरलैपिंग वाले पार्ट भी आ रहे हैं। और सेंटर वाली ये लाइन को क्या बोलते हैं हम? एम लाइन, मिडिल लाइन हम इसको बोलते हैं। अब बताओ ये समझ में आया प्रॉपर आपको? यस मैम। और सार्कोमियर कहाँ से कहाँ तक होता है? दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस। यस मैम। यस मैम। तो अगर हम एक सार्कोमियर को बोले, सार्को होता है या सेक्रो होता है? सार्को होता है। सार्को होता है ना। मैंने बहुत बार देखा है कुछ कुछ बच्चे इसको सार्को सेक्रो बहुत कंफ्यूजन में रहता है। तो ये जो सार्कोमियर है, इस सार्कोमियर के अंदर अगर बैंड्स की रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा एक तो ए बैंड आ रहा है पूरा, यस मैम। है ना, और हाफ आई बैंड इधर से आ रहा है और हाफ आई बैंड इधर से आ रहा है। एक आई बैंड हो गया। हाफ आई इंटू यस मैम। हाफ आई, तो ये एक पूरी मसल्स की यूनिट बन गई, नहीं बन गई? यस मैम। तो अब जब हमें मसल्स को कंट्रैक्ट कराना है, अब मसल्स को देखो ना, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इसको ना थोड़ा सा ऐसे देखो, अब देखो अब भी समझ में और अच्छे से आएगा। ये क्या होता है ना आपका, जैसे ये एक मसल फाइबर बनाया मैंने यहाँ पे, इसको ऐसे बना, मसल फाइबर है, मसल की आउटर मेम्ब्रेन इज योर सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, और अंदर साइटोप्लाज्म इज योर सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर सार्कोलेमा के जो इमेजिनेशंस होता है ऐसे टी शेप बन रहा है ना, यस मैम। यस मैम। तो इनको क्या बोलते हैं? टी ट्यूबुलिन। टी ट्यूबुलिन, ये है। और यहीं पे ऊपर आपकी वो मोटर न्यूरॉन आ रही है, वो मोटर न्यूरॉन आई, एंड ये आपके यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे ही मोटर न्यूरॉन ने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए, रिसेप्टर से बाइंड किया, अंदर सोडियम आयन शुरू, सोडियम आयन एंटर करने शुरू। यहीं पे आपका प्रेजेंट है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं पे आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। जैसे ही इसको दिखा कि भाई सोडियम अंदर आने शुरू हो गया है, पोलैरिटी चेंज होने लग रही है, एक एक्शन पोटेंशियल मिल चुका है इसको, एक स्टिमुलस मिल चुका है, तो ये अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा बाहर। कैल्शियम रिलीज करने शुरू किए, यहीं पे हमारे पास ऐसे ये मसल्स प्रेजेंट है, ये रही देखो। अब ये मसल्स जो होती है ना आपकी, ये मसल्स आपकी मसल फाइबर से भी कनेक्टेड होती है एक प्रोटीन के थ्रू। दैट प्रोटीन इज नोन एज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन समझ पड़ा है ना? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है एक। यस मैम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है
ना। तो वो किसकी वजह से होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? इसी डिस्ट्रॉपिन जीन के अंदर जब डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। और हमने उसमें भी पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ये एक वो लार्जेस्ट जीन है जिसके अंदर कितना होता है, आई गेस 2.5 समथिंग मिलियंस होते हैं इसके अंदर, कुछ 2.5 या 2.8 समथिंग। मैम ये किसको कनेक्ट करता है एक बार बताना। ये आपकी जो मसल है ना बीच में, उस मसल को मसल की सेल से कनेक्ट करता है, बिकॉज ये एक मसल फाइबर है, मतलब एक मायोफाइब्रिल है ये, उस मायोफाइब्रिल को सेल से कनेक्ट कर रहा है ये। और ये आपने ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या बताया था? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये जो टी शेप स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसको टी ट्यूबुलिन बोल देते हैं हम। आपकी इन्वेजिनेशन सार्कोलेमा की मैम 2.4 मिलियन। मसल को मसल से ये कनेक्ट कर रहे हैं ना मैम? नहीं, मसल को मसल से नहीं कनेक्ट कर रहा है, ये मसल की एक यूनिट है छोटी सी, जो कि आपकी सार्कोलेमा मतलब मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, मेम्ब्रेन से के कनेक्शन में हेल्प कर रहा है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। ओके मैम। और अगर ये डिस्ट्रोपिन नहीं होता है ना तो आपके मसल्स को कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचो, देखो एक इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर ये मसल किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, इधर उधर ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, तो जब ये अपने आप को कोई चीज अपने आप को कंट्रैक्ट रिलैक्स कब करती है? जब वो किसी चीज से बहुत टाइटली बाउंड होती है, यस मैम। तभी करेगी ना। नहीं तो अगर वो इधर उधर फ्रीली पड़ी हुई है तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लग पाएगा, कैसे वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर पाएगी? नहीं कर पाएगी वो कंट्रैक्ट रिलैक्स। तो टाइटली कनेक्टेड है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन के थ्रू, मतलब ताकि अपनी ही जगह पे रहे, अपनी ही जगह पे या तो छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए। यस मैम। ठीक है, ये इसका फंक्शन हुआ। तो जैसे ही सोडियम आए, कैल्शियम आपका निकल के आ गया। अब ये कैल्शियम बाइंड किससे करेगा? इससे टीपीसी से बाइंड करेगा। जैसे ही टीपीसी से बाइंड किया, टीपीसी से बाइंड करते ही कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे किसके अंदर? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के अंदर। वो एक बार फ्लो चार्ट बनवा के भी मैं आपको लिख पाऊंगी। जैसे कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे तो कन्फर्मेशनल चेंजेस आने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। बट अभी ये समझो कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रहा है। वापस इस डायग्राम पे आओ। तो इस डायग्राम में आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये गैप दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, ये यस मैम। यस मैम। तो जब हमारी मसल जो है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगी तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यही गैप पूरा होगा ना। यस मैम। कैसे पूरा होगा? ये गैप तब पूरा होगा जब ये अपने आप को इधर शिफ्ट करे और ये अपने आप को इधर करे, अंदर साइड। तो जब ये अंदर की साइड आएगा तो ये जो पूरा आई जोन है आपका, आई जोन देखो, ये आई जोन गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। पूरा आई जोन गायब हो जाएगा और आपका जो सार्कोमियर है ये छोटा हो जाएगा। यस। लेकिन एच जोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एच जोन एज इट इज रहेगा बिल्कुल, यस मैम। क्योंकि ये वाला पार्ट फुलफिल होगा, ये वाला पार्ट सिर्फ, इतना वाला पार्ट शॉर्टन हो जाएगा। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने खोल के रखे, एनसीईआरटी की अंदर इमेज दिया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्शन का। यस मैम। तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्शन का तरीका है कि भाई ये जो इनका हेड है ना, इस हेड को किसी तरह इस ऊपर वाले पार्ट से चिपका दो, तो चिपक जाएगा। जैसे कि लेट सपोज ये मेरा जो हैंड है, ये मेरा थिन फिलामेंट है और ये मेरा जो ये है, ये थिक फिलामेंट है। तो अब इन दोनों के बीच में गैप है बहुत ज्यादा, तो मुझे सबसे पहले इस गैप को पूरा करना है। ये मेरा थिन फिलामेंट है, मतलब थिन फिलामेंट मींस एक्टिन है ये मेरा। तो इस एक्टिन के पास टीपीसी है, टीपीटी है, मतलब समझ लो एक मेरी फिंगर ये टीपीसी है, ये टीपीटी है, ये टीपीआई है। टीपीटी जो है वो उसका कोई इतना फंक्शन है। टीपीसी पे कैल्शियम आके बाइंड किया, जैसे कैल्शियम आके बाइंड किया, इसने क्या किया, ये मेरी वो साइट है जिस साइट पे हेड बाइंड करेगा, इस साइट को फ्री कर दिया। देखो जैसे अभी ऐसे छिपा हुआ था, कौन सी साइड? जहां पे मेरा मायोसिन बाइंड करेगा। टीपीसी से जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड किया, ये साइट फ्री हो गई। तो जैसे ये साइट फ्री हुई, अब मेरा मायोमाइसिन रेडी है इससे चिपकने के लिए। जैसे ही चिपकेगा तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके इसको ऐसे अंदर की साइड स्लाइड करेगा, अंदर की साइड स्लाइड करेगा, ऑब्वियसली गैप खुद फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब ये जो मेरा हेड है इसके ऊपर दो साइट है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है और दूसरी एटीपी साइट। अब ये भी बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? अनमास्क करना पड़ेगा। अब अनमास्क करने के लिए क्या होगा ना, बहुत सारा एटीपी चाहिए होगा।
अब जैसे ही हमारे पास कैल्शियम बाइंड करता है तो आपका ये जो एटीपी वाली साइट है ना, ये एटीपी टूटना शुरू हो जाता है। एटीपी टूटेगा किसमें? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। Inorganic तो जैसे वो एटीपी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटा, तो टूटते ही वो वहां से निकल के जाएगा एकदम से। और जब कोई चीज एकदम झटके से निकल के जाते हैं तो आपका ये हैंड जैसे अभी ऐसा है, तो जैसे ही इसके अंदर से यहाँ पे हेड वाले पार्ट से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक निकल के जाएगा, तो ये क्या करेगा? एकदम से ऐसे स्लाइड कर जाएगा। अभी ऐसे ऐसे स्लाइड, तो जैसे ये अब, और ये यहाँ पे ऐसे बिल्कुल टाइटली चिपक चुका है, और जब ये ऐसे आगे की साइड मूव करेगा तो ये मेरा हैंड ऐसे मूव करना शुरू कर देगा आगे। तो ये ऐसे, समझ आ रहा है? स्ट्रोक मैकेनिज्म इसको बोलता है, पावर स्ट्रोक आता है। क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो जिनमें चेंज होता है, कुछ कुछ चीजें सेम रह जाती हैं, एच बैंड, ए बैंड, आई बैंड, वो एक बार बता दो, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजनिंग रहता है, याद नहीं रहता। आप सिर्फ सिंपली ध्यान रखो, हमको ये वाला पार्ट खत्म कराना है पूरा, जो मैंने यहाँ पे लाइट रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो ये कौन सा पार्ट है? सिर्फ आई वाला जोन है, आई जोन है ना, तो Yes, आई जोन ma'am. पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा हमारा। और शॉर्टन की अगर हम बात करें, आप देख रहे हो यहाँ पे भी बीच में गैप है ये, यस मैम। तो ये वाला गैप फिनिश होगा, तो इसका मतलब ये जो मेरा एच जोन है, ये एच जोन भी छोटा हो जाएगा। एच जोन भी छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपका आई बैंड दोनों के दोनों बिल्कुल गायब हो जाएंगे। क्या ए बैंड में कोई डिफरेंस आएगा? ए बैंड No, छोटा हो गया है ना? नो मैम। नहीं होगा। ये वाला पार्ट, रुको मैं आपको ना इसका इंचार्टी वाला डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको इंचार्टी से क्लियर होगा ये देखो। चलो यहाँ देख के बताओ मेरे को, कौन सा बैंड छोटा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। Just give me a second, मैंने आई बैंड तो शॉर्टर हो रहा है एंड ए जोन भी शॉर्टर हो रहा है ना। आई तो पूरा ही, आई तो पूरा खत्म हो गया है, आई में तो कुछ बच्चा ही नहीं है ना। अब एच में अगर आप देख रहे हो तो एच भी छोटा हो रहा है, हाँ yes, मैम। ma'am. लेकिन ए बैंड में कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। नो मैम। No. नो मैम, वैसे ही है। नहीं यार। और कोई बताना चाहेगा? बट मैम ए बैंड तो पूरा गायब हो जा, वो भी कहाँ दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हम देखें तो वहां पे तो वो पूरे दोनों पास आ गए हैं। वो ओवरलैप कर गए दोनों इवेंट तो नीचे वाले में। ए बैंड क्या होता है? एक एच जोन और दो ओ जोन उसके अंदर। यस मैम। यस मैम। तो उस वे में देखो अब आप, फिर तो मैम कम होगा, एच जोन कम होगा तो ये बैंड। मैम ए बैंड सेम रहेगा, आई बैंड चेंज हो जाएगा। तो गायब ही हो गया, आई तो है ही नहीं। जोन कम हो रहा है तो ए बैंड भी तो कम होगा ना। एक सेकेंड रुकना, मेरा चार्जिंग ऑन नहीं हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस मैम। तो कौन कौन सा बैंड बताया? देखो हाईलाइट कर लेते हैं कौन कौन सा बैंड क्लियर। ये वाला पार्ट देखो, छोटा हो गया yes, और ma'am. गायब हो गया, बिल्कुल हो गया गायब। ये एच वाला जोन देखो, एच वाला जोन कौन सा जोन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थिक वाला फिलामेंट आ रहा है, सिर्फ थिक वाला। ये एच वाला यहाँ पे छोटा हुआ या नहीं हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि ऐसा पार्ट बचा ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ थिक हो, पूरा मैक्सिममली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो हम गायब भी हो गए फिर। गायब हो गया पूरा, हुआ या नहीं हुआ? अब अगर आप ये देखें यहाँ पे ए वाला बैंड देखें, तो ए वाले बैंड के अंदर एच आ रहा था और आपका ओवरलैपिंग आ रहे थे, दो ओवरलैपिंग अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ओवरलैपिंग यहाँ से, देखो ओवरलैपिंग ये वाला पार्ट, ये वाला ओवरलैपिंग में आएगा ना इतना। यस मैम। Yes, ma'am.
और ये एच जोन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से ये वाला ओवरलैपिंग में आएगा। तो ये दोनों के दोनों ओवरलैपिंग भी छोटे हो रहे हैं, यस मैम। मतलब पूरा का पूरा ओवरलैप कर गया यहाँ पे। अगर आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में देखो, बिल्कुल पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया है। तो ए बैंड में जब हमारे ओवरलैप भी कम हो रहे हैं और एच जोन भी कम हो रहा है, देन व्हाई आर वी सेइंग कि ए बैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है? मार मैम ए बैंड तो सेम ही रहेगा ना। कैसे से? अब आप खुद बोल रहे हो ना कि मैम जो एच जोन है वो छोटा हो रहा है, आप बोल रहे हो एच जोन छोटा हो रहा है, तो फिर ए बैंड इज इक्वल्स टू एच प्लस ओ होता है। तो जब एच छोटा होगा तो ए में चेंज क्यों नहीं आएगा? मैम ए बैंड ना मायोसिन के उसको बोलते हैं, तो वो तो उतना का उतना ही है, वो तो हिल ही नहीं रहा मायोसिन, बस एक्टिन वाला हिल रहा है, अंदर जा रहा है। बेटा सिर्फ मायोसिन वाला एच जोन होता है। मैम ओ बैंड भी तो ओ बैंड जो होता है ना वो तो दोनों का ओवरलैप है तो वो तो बढ़ रहा है ना। दोबारा बोलो रश्मि, क्या बोल रहे हो? मैम जो ओ जोन होता है हम्म। तो वो तो दोनों बैंड का ओवरलैप होता है थिक और थिन का, हाँ, वो दोनों का ओवरलैप होता है एग्जैक्टली। तो वो तो इंक्रीज हो रहा है, तो ए बैंड तो कांस्टेंट ही हुआ। चलो वापस समझाते देखो। मैम इसमें मायोसिन तो सेम है, तो ए बैंड भी सेम होना चाहिए। अरे देखो, सिंपली सोचना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ ये आई बैंड वाला जो ये गैप है ना, हमने ये गैप खत्म किया है, ये, इसके अलावा और कुछ खत्म नहीं किया, बाकी सब सेम है। ये पार्ट यहां से उठ के यहां आ गया, ये पार्ट यहां से उठ के यहां आ गया, और ये यहां से पूरा देखो ऐसे इसने इसको ओवरलैप कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ कौन शॉर्ट होता है? आई बैंड शॉर्ट होता है। हम सब तो वैसे ही, सिर्फ आई बैंड हट गया है वहां से। सिर्फ आई बैंड रिड्यूस हुआ है। क्लियर? ए एज इट इज है बिल्कुल। यस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो और मैम। मैम एज भी कांस्टेंट। हाँ, ए कांस्टेंट है बिल्कुल। एच कौन से वाला? हाँ, एच भी कांस्टेंट रहेगा, एच भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अच्छा क्योंकि हम सिर्फ एरिया देखो, कौन सा एरिया हमको कवर करना है, यही तो फालतू एरिया ना, यही अंदर आ जाएगा इतना, बस यहाँ से इतना अंदर आ जाएगा, तो आई वाला गायब हो गया बिल्कुल, बाकी सब सेम ओके है। मैम। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो डायरेक्टली याद रख लेना है आप लोगों को कि एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट के थ्रू सराउंडेड होता है? तो एक थिक फिलामेंट 6 थिन फिलामेंट के थ्रू सराउंडेड होता है। ऐसे याद रखना है, एक थिन फिलामेंट, ये मैंने आपको जब चैप्टर ही पढ़ाया था ना, मैंने याद कराया था बच्चों को, 3 थिन फिलामेंट, एक थिन 3 थिक के थ्रू। ऐसे याद रखना है इसको। मैम हाँ जी, कैसे ये होता क्वेश्चन है? दोबारा से बताना। कौन से वाला? ये ये 6 जो और अभी 3 आपने वाला? क्वेश्चन, हाँ हाँ यही। बेटा ये ना थोड़ा सा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो थिक फिलामेंट होता है वो हेक्सामर की फॉर्म में होता है, यस मैम। हेक्सामर की फॉर्म में। ऐसे है ये आपका एक थिक फिलामेंट। तो ये पूछता है कि जो एक थिक फिलामेंट है उसके चारों तरफ कितने थिन फिलामेंट है, तो हम इसको कितने डायरेक्शन में चेक करेंगे, मतलब कितनी साइड से, हम इसको 6 साइड से चेक करते हैं। तो ये आपका ऐसे 3 मतलब 6 ही थिन फिलामेंट्स के थ्रू कवर्ड अप दिखाई देता है। अब अगर आप इसको चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे? ये एक थिक फिलामेंट है, ठीक है, तो एक इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको, ये कलर चेंज कर देती हूँ, एक किधर दिखेगा, किधर दिखेगा, किधर दिखेगा, ऐसे होता है ये।
ट्रायंगल शेप। हम्म। अब देखना जरा समझ में आएगा क्या कुछ। ये हमारे पास बीच में एक थिक फिलामेंट है। ये कितने थिन से कनेक्टेड है? 1 2 3 5 6 के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारे पास एक थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट किसके थ्रू कनेक्टेड है, मतलब किसके थ्रू कवर्ड है, सराउंडेड है? तीन के थ्रू सराउंडेड है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार हम लोग वो देख लेते हैं आपका पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले हमको पता है क्या होता है आपका, आपकी जो एक्सॉन है उसके टर्मिनल साइड पे सिग्नल आता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होता है, ठीक है। एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाते हैं किसके साथ? विद सार्कोलेमा रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर हम बनाए, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है और ये आपका मसल्स है, ऐसे थिक और थिन इसके। तो न्यूरो और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मस्क्यूलर जंक्शन हम इसको बोलेंगे। यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर आए, इनसे बाइंड किया, और जैसे ही ये बाइंड, न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? कोलिन। और ये बाइंड कैसे करता है? एसिटाइल प्लस कोलिन में कन्वर्ट होके बाइंड करता है ना, एसिटाइल प्लस कोलिन। ये एसिटाइल आपका रिसेप्टर्स से जाके बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये बाइंड करता है, आपका यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और ये एक्शन सोडियम प्लस अंदर आता है, आपका मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, और आपका सोडियम एंटर होना अंदर शुरू हो आता है। जाएगा। सोडियम एंटर होते ही क्या होगा? स्टिमुलेट करेंगे किसको? सार्कोलेमा को, सार्कोप्लाज्म को, रेटिक्यूलम को, टू रिलीज कैल्शियम एंड देन कैल्शियम बाइंड किसके साथ किए? सीपीसी के साथ। सीपीसी ईपीसी के बारे में। तो वहां पे क्या आ गया? कन्फर्मेशनल चेंज आ गया। किसके अंदर आया कन्फर्मेशनल चेंज? ट्रोपोमायोसिन के अंदर आया। ट्रोपोमायोसिन। और जैसे ये ट्रोपोमायोसिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आया, देन आपकी अनमास्क हो गया, अनमास्किंग ऑफ बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट का हो गया अनमास्किंग। ये समझ में आया? यस चलो, ये तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद आपकी थ्योरी आ जाती है कौन सी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी ये? हक्सले एंड हैंसन ने दी थी 1954 में, ठीक है। ये क्या करता है देखो, इसके अंदर आपका ये वाला पार्ट ऐसे हेड है, ठीक है, और ये आपका ऐसे ग्लोबुलर चेन वाला पार्ट। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक मिनट, एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ ना, देखो एनसीईआरटी के डायग्राम। ये देखो एक थिक फिलामेंट 6 थिन फिलामेंट्स से बिल्कुल घिरा हुआ है ना। याद रखना है बेटा, इसके अंदर क्या है आपका, मैंने क्या बोला था, जो सेंटर वाला एक थिक किस फॉर्म में है? हेक्सामर की फॉर्म में है ना। तो एक थिक
6 थिन के थ्रू कनेक्टेड है, एक थिक 6 के थ्रू, क्योंकि वो हेक्सामर की फॉर्म में है। थिक 6 से और थिन 3 फिलामेंट से। तो ये थ्योरी समझ रहे थे हम। अब इस थ्योरी को ना सबसे अच्छा समझ में इस वाले से मेरे ख्याल से आएगा आपको। ये वाला देखो, यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे से दिया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ आपका टीपी, फर्स्ट ऑप्शंस में देखना, यही नर्व इम्पल्स है, एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, सार्कोप्लाज्मिक आया जिसने कैल्शियम रिलीज कराया, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन से बाइंड किया और उसकी शेप में चेंजेस आ गए। जैसे ही शेप के अंदर चेंजेस आए, अब ये आपका जो फिलामेंट है इसके अंदर आपके पास दो साइड थी, एक थी एक्टिन बाइंडिंग साइड और एक थी एटीपी बाइंडिंग साइड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो ये मायोसिन है ये क्रॉस ब्रिज बना लेगा। क्रॉस ब्रिज कब बनाएगा, जब यहाँ से ये एटीपी निकल के जाए, मतलब जैसे ही आपकी वो साइट फ्री हुई ऊपर से टीपीसी बाइंड करते ही ये एकदम से उससे जाके चिपक जाएगा, और जैसे ही उससे जाके चिपकेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन, एटीपीएज कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, इन तीनों के प्रेजेंस में एटीपी ब्रेक हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट एकदम यहाँ पे स्ट्रोक की तरह यहाँ से रिलीज होगा, और जैसे ही स्ट्रोक की तरह रिलीज होगा, क्योंकि बिल्कुल चिपक चुका है, इसने क्या बना लिया, क्रॉस हेड बना लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया यहाँ पे, और क्रॉस ब्रिज बना के बिल्कुल चिपक गया। और ये जैसे ही फिर आपका यहाँ से एकदम झटके से निकलेगा तो ये आपका इसको ऐसे मूव करा देगा इधर, और ये पूरा जो गैप बचा हुआ था इधर की साइड, वो सारा का सारा गैप खत्म। आया समझ में? यस मैम। ये याद रखना है लेकिन आपको कि आपका जो एटीपी है उसका हाइड्रोलाइसिस किसकी फॉर्म में हुआ, मतलब किसकी प्रेजेंस में, मायोसिन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिससे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी का ही यूज करके उसने मूव कराया। देन एटीपी बाइंड टू मायोसिन हेड causing dissociation from actin and muscles, आपकी फिर रिलैक्स कर जाएगी। Loss of energy cause myosin to move back to its original position. Energize myosin bind to actin filament, cross bridge move and cause the thin filament to slide. वही चीजें बताएगा कि आपका स्लाइड कर जाएगा। फिर ये देखो कंट्रैक्शन हो रहा है, मैम और ये जब प्रोसेस वो कब स्लाइड करेगा तो होता है, और जब मैम वो वापस रिलैक्सेशन पे आएगा तो भी एटीपी यूज करेगा। ऑब्वियसली दोनों टाइम पे एटीपी यूज करेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन रिलीज होते रहेंगे, क्योंकि कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेगा, टीपीसी से बाइंड करते ही इनका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता रहेगा। यस मैम। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रेड और व्हाइट मसल फाइबर के अंदर हम लोग एक कर भी रहे थे एक बार डीपीपी टाइप कुछ, उसमें था रेड मसल फाइबर। तो इसमें आपको याद रखना है जो रेड वाले फाइबर्स होता है ना, उनके अंदर मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द व्हाइट मसल फाइबर्स। याद रहेगा ये। नेक्स्ट दो चीज और आती है, ऑक्सीजन डेप्थ एंड रीगर मोर्टिस। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, ये तो नहीं पता। जब आप लोग क्या करते हैं ना, हेवी एक्सरसाइज करते हो, तो हेवी एक्सरसाइज में आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती ऑब्वियसली वहाँ पे फेटीग हो जाता है, मतलब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसी को फेटीग बोलते हैं हम लोग। यस मैम। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसको ही हम ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हाई एक्सरसाइज पीरियड में, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी को फटाफट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है। और रीगर मोर्टिस, आप लोगों ने कोई डेड बॉडी अगर देखी है कभी, तो डेड बॉडी जो होता है ना, आपने सुना होगा कि मतलब इंसान मरने के बाद ना उसकी पूरी बॉडी एकदम बिल्कुल लकड़ी के जैसी हो जाती है, बहुत सॉलिड हो जाती है। वो सॉलिड क्यों, उसका सॉलिड, उसका स्टिफनेस होने का रीजन क्या है कि उसकी जो मसल्स हैं, उसकी मसल्स जो के अंदर
कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है लेकिन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, परमानेंट इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके बीच में। वो किस वजह से होता है? क्योंकि सारा का सारा एटीपी एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरी बॉडी का एनर्जी बन ही नहीं रही है, बिकॉज सेल्स की डेथ हो चुकी है। अब एटीपी नहीं आएगा तो मसल्स रिलैक्स कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? फिर से कुछ नहीं होगा। तो इस केस को बोलते हैं रिगर मोर्टिस। स्पैज्म एक कंडीशन होती है, स्पैज्म समझते हो? जकड़न, मैम आपकी बॉडी जकड़न, तो उसको कब होती है? जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो कर गई है बट रिलैक्स नहीं कर पा रही है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन। दिस इज नॉन एज स्पैज्म। स्पैज्म और फैटिग, ये दो केसेस है, ठीक है। तो ये वाला जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया है उसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसका बोन्स वाला पार्ट करके और फिर हम एनाटॉमी वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। यस मैम। मैम इसके नोट्स आप भेज देना जो आपने लिखवाए स्लाइड पे। रैंडमली लिखा है बेटा आज। मैम कोई नहीं, भेज देना, हम समझ समझ के अपने भेज कुछ दीजिएगा ऐड मैम। करके हम एक पेज का शॉर्ट नोट्स तो बन जाएगा। ये नहीं होगा तो मैं अपने मैम वाले आपको भेज दूंगी। हाँ जी बेटा। मैम अटेंडेंस फॉर्म भेज दो, कल भी रह गया था। अटेंडेंस मैम इस संडे 11th फेस्ट है या फिर 11th और 12th दोनों है? दोनों है बेटा। और मेक श्योर जो हमारा होगा ना